फिल्म के शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफी डर रहा होता है। क्यों? क्योंकि रात अंधेरी थी और बाहर आंधी जैसा मौसम था जहां जोरों की बिजलियां कड़क रही थी। ये बच्चा डरते हुए बिस्तर से उठ के भागता है, लेकिन एकदम से वो सामने एक पूल में गिर जाता है, मतलब पानी था वहां। वो पानी में बेचैन होने लगता है और यहीं पे सीन कट हो जाती है। यहाँ से कहानी सिद्धार्थ नामक बंदे पे फोकस करती है जो कि एक बार में है और उसे किसी सुष्मिता का कॉल आ रहा होता है जिसे सिद्धार्थ इग्नोर करता है। इसके बाद सिद्धार्थ अपने दोस्त राकेश को कॉल करता है जो कि सिद्धार्थ से कह रहा होता है कि वो पैसों का इंतजाम कर देगा। नाउ बार से निकल के सिद्धार्थ अपनी कार ड्राइव करने लगता है जब उसे उसके पापा का कॉल आता है और सिद्धार्थ इस कॉल को भी इग्नोर करता है। सिद्धार्थ जब ड्राइव कर रहा होता है तो उसे राकेश का कॉल आता है जो कि सिद्धार्थ से कहता है कि उसे तुरंत ही बेंगलुरु से पुष्पागिरी के लिए निकलना होगा। दरअसल राकेश के जनार्दन अंकल सिद्धार्थ को 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए हैं एट 4% इंटरेस्ट। हाँ, जमीन के कागज थोड़े गिरवी रखने होंगे और वही पैसा लेने के लिए सिद्धार्थ को तुरंत पुष्पागिरी के लिए निकलना होगा। हम समझ पाते हैं कि सिद्धार्थ भले एक ठीक ठाक अमीर फैमिली से आता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता और फिलहाल तो वो 30 लाख के कर्जे में है जो कि उसे 1-2 दिन में ही चुकाना है। राकेश जो कि सिद्धार्थ का दोस्त है, वो सिद्धार्थ को जल्द से जल्द पैसे जुगाड़ने में मदद कर रहा था। अब ये दोनों फोन पे बात कर ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक बंदा सिद्धार्थ की कार को रोकने की कोशिश करता है। हम देख पाते हैं कि रोड साइड में एक्सीडेंट हुआ था और बंदा कह रहा होता है कि सिद्धार्थ विक्टिम्स को अस्पताल ले जाने में मदद करे। सिद्धार्थ इस बंदे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे तुरंत पुष्पागिरी जाना था। खैर, तो सिद्धार्थ आगे बढ़ता है और उसे दोबारा सुष्मिता का कॉल आता है। इस बार सिद्धार्थ फोन उठाता है और सुष्मिता पूछने लगती है कि सिद्धार्थ उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। इन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि सुष्मिता सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती है और वही सिद्धार्थ को अप्रोच भी की थी। फिर एक रात दोनों इंटीमेट हो गए जिससे सुष्मिता अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। सुष्मिता चाहती है कि सिद्धार्थ उससे प्यार करे, दोनों साथ में जीवन व्यतीत करे और इस बच्चे को पाले, लेकिन सिद्धार्थ इस सब कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट वो तो उस इंटीमेसी वाली रात को भी बस एक मिस्टेक मानता है। खैर, सिद्धार्थ ये कॉल कट करता है और कुछ दूर जाके वो अपनी गाड़ी रोकता है। गाड़ी के ग्लव बॉक्स से वो एक शादी का कार्ड निकालता है जिसपे प्रिया वेड्स रिची लिखा था। फ्लैशबैक्स द्वारा हमें बताया जाता है कि प्रिया एक्चुअली में सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और सिद्धार्थ उससे बहुत प्यार करता था। फिलहाल प्रिया की जिस रिची से शादी होने वाली है वो एक्चुअली में प्रिया का कलीग हुआ करता था, मतलब सेम ऑफिस में दोनों काम करते थे। पास्ट में प्रिया अपने ऑफिस वालों के साथ 3 दिन ट्रिप पे जा रही थी और तभी सिद्धार्थ को शक था कि ये रिची प्रिया पे लाइन मारता है, लेकिन प्रिया तब बोली थी कि रिची तो बस एक दोस्त है और वो एक अच्छा इंसान है। फिर आगे क्या हुआ ये तो हम व्यूअर्स को बताया नहीं गया, लेकिन इट्स क्लियर कि प्रिया सिद्धार्थ को छोड़ दी और अब वो रिची से ही शादी कर रही है। शायद ट्रिप पे ही रिची और प्रिया एक दूसरे के करीब आए होंगे। इसी इंसिडेंट से सिद्धार्थ बिल्कुल टूट गया और अब वो रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी तो वो सुष्मिता को अपने से दूर कर रहा है जो कि एक्चुअली में सिद्धार्थ से प्यार करती है। खैर, थोड़ा आगे जाके सिद्धार्थ एक पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप करने के लिए रुकता है और यहाँ वो नोटिस करता है कि एक ओमनी वैन उसके कार का पीछा कर रही थी। सिद्धार्थ इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो ड्राइव करते हुए अपने घर पे कॉल लगाता है। कॉल उसकी बहन उठाती है क्योंकि घर पे फिलहाल सिद्धार्थ के मॉम डैड नहीं थे और ऐसे में सिद्धार्थ अपनी बहन से कह देता है कि वो कल शाम तक घर आएगा, मतलब आज रात नहीं लौटेगा। इसके बाद सिद्धार्थ फिर से नोटिस करता है कि ओमनी वाले अब भी उसके कार का पीछा कर रहे थे और ऐसे में सिद्धार्थ अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है। ओमनी वाले भी कुछ दूर पे पीछे अपनी गाड़ी रोकते हैं, लेकिन फिर तुरंत ही वो सिद्धार्थ की गाड़ी से आगे निकल जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ वापस अपनी ट्रिप रिज्यूम करता है और रास्ते में वो एक ढाबे पे रुकता है क्योंकि उसका सिगरेट खत्म हो गया था। इस ढाबे पे 3 आदमी सिद्धार्थ को घूर रहे होते हैं और आपस में कुछ इशारे कर रहे थे। नाउ ढाबे का शॉपकीपर सिद्धार्थ से कहता है कि अगर वो पुष्पागिरी जा रहा है तो उसे मेन हाईवे वाला रूट ही पकड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भले मेन हाईवे वाला रूट 25-30 किलोमीटर लंबा है, वहां जाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन वो रास्ता एकदम सेफ है, रोड बढ़िया है, रोड चौड़ी सी है। वहीं पहाड़ी वाले रास्ते में काफी हेयर पिन बेंड्स हैं, देन रोड खराब और पतली है। ऑल्दो पहाड़ी रास्ता शॉर्टकट जैसा तो है। हम व्यूअर्स ये भी नोटिस करते हैं कि इस एरिया में पुलिस गाड़ी गश्त लगा रही थी। खैर, सिद्धार्थ को यहाँ एक बंदे का बार बार कॉल आ रहा था जिसका नाम सिद्धार्थ अपने फोन में बास्टर्ड लिख के सेव किया था। फाइनली सिद्धार्थ ये कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से कोई बंदा सिद्धार्थ को धमकाता है कि अगर सिद्धार्थ उसके 30 लाख कल तक नहीं लौटाया वो बंदा सिद्धार्थ के परिवार वालों को चोट पहुंचाएगा। इस बात से सिद्धार्थ और उस बंदे में कहासुनी हो जाती है। इनफैक्ट सिद्धार्थ को पता चलता है कि उस बंदे का आदमी सिद्धार्थ के घर के आसपास ही है। सिद्धार्थ कहता है कि वो कल शाम तक पूरे पैसे लौटा देगा। फॉर नाउ ये जो बंदा कॉल कर रहा है वो सिद्धार्थ को डिस्टर्ब ना करे और उसकी फैमिली के करीब भी ना जाए। इस कॉल के बाद सिद्धार्थ तुरंत अपने घर कॉल करता है जहां उसकी बहन फोन उठाती है। वो बताती है कि हाँ, घर पे 2 लोग आए थे जो कि अपने आप को सिद्धार्थ का दोस्त बता रहे थे। हालांकि दोनों बस चाय पी के वापस चले गए। सिद्धार्थ तुरंत अपनी बहन को हिदायत देता है कि वो घर के दरवाजे लॉक कर ले और किसी को अंदर आने ना दे। अब यहाँ एक अजीब बात ये थी कि अब तक
देर रात हो चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ के पेरेंट्स घर नहीं लौटे थे। खैर सिद्धार्थ अपनी जर्नी रिज्यूम करता है और वो यहाँ शॉर्टकट पहाड़ी रास्ता ही चुनता है ताकि वो जल्द से जल्द पैसे लेके बैंगलोर लौट सके। हमें यहाँ कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ हम सिद्धार्थ का बचपन देख पाते हैं। बचपन से ही सिद्धार्थ बुली हुआ करता था, जहाँ स्कूल के बुलीज उसे अंधेरे बाथरूम्स में बंद कर देते थे। तब से सिद्धार्थ को अंधेरे से डर लगने लगा था और फर्स्ट सीन में जो बच्चा डर रहा था ना, वो सिद्धार्थ ही था। दिन बड़े होने के बाद सिद्धार्थ कोई ऐसा काम वाम नहीं करता है। इनफैक्ट प्रिया जब उसका दिल तोड़ दी तो सिद्धार्थ गलत नशे करने लग गया। वो घर पे देर तक सोता रहता और सिद्धार्थ के पिता हमेशा उसे ताना मारा करते थे। हालांकि सिद्धार्थ की माँ अब भी उससे प्यार करती थी, उसे सपोर्ट करती थी और करंट ट्रिप वाली सुबह ही वो सिद्धार्थ से बोल रही थी कि वो एक नया मोबाइल नंबर ली है क्योंकि पिछला नंबर काम नहीं कर रहा था और सिद्धार्थ उस नंबर को सेव कर ले। माँ जी ये भी बोल रही थी कि उनको सुबह एक बहुत भयानक सपना आया था। सिद्धार्थ इन बातों को इग्नोर किया था, नंबर भी सेव नहीं किया और घर से निकल लिया था। खैर कमिंग टू प्रेजेंट ट्रिप, सिद्धार्थ को वापस सुष्मिता का कॉल आता है जो कि रो रही होती है और वो सिद्धार्थ से डायरेक्टली ही पूछ लेती है कि क्या सिद्धार्थ उससे प्यार करता है। सिद्धार्थ ना बोल देता है जिससे सुष्मिता का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि वो सिद्धार्थ के बच्चे को खुद से ही पालेगी और भले सिद्धार्थ उससे प्यार नहीं करता है लेकिन वो सिद्धार्थ से प्यार करती है। सिद्धार्थ इन बातों से टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे ऑलरेडी एक दिन के अंदर पुष्पा गढ़ी से 30 लाख रुपए लाने थे और ऐसे में वो गाड़ी रोक के स्मोक करने लगता है। तभी यहाँ पुलिस की एक गाड़ी आती है और वो सिद्धार्थ को पब्लिक में स्मोकिंग करने से मना करती है। इनफैक्ट इस तरह से वो गाड़ी रोड पे खड़ा नहीं कर सकता। ऐसे में सिद्धार्थ तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ के निकलता है और वो नोटिस करता है कि वो जो ओमनी उसका पीछा कर रही थी वो अगेन इस एरिया में इधर उधर घूम रही थी। खैर सिद्धार्थ आगे बढ़ता और एक जगह रोड पे बैरियर गिराया गया था बाई पुलिस। एक पुलिस वाला सिद्धार्थ की आरसी लाइसेंस वगैरह चेक करता है। देन वो सिद्धार्थ को आगे जाने देता है सेइंग कि आगे रास्ता खतरनाक है तो वो ध्यान से गाड़ी चलाए। सो यस सिद्धार्थ फाइनली घाट सेक्शन में एंटर करता है और तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक औरत रो रही होती है सेइंग कि वो बेंगलुरु से पुष्पा गिरी जा रही थी और घाट सेक्शन में उनकी गाड़ी रोड से नीचे घाट में ही गिर गई। उनके साथ उनका बेटा भी है और इन दोनों को तुरंत मदद चाहिए वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ को ये एक प्रैंक कॉल लगता है क्योंकि फिलहाल तो सिद्धार्थ ही ना बेंगलुरु से पुष्पा गिरी जा रहा था। मोर ओवर वो अनजान लेडी सिद्धार्थ के नंबर पे ही कॉल क्यों करी। इस पे लेडी कहने लगती है कि उनके फोन का स्क्रीन क्रैक कर गया है और काम नहीं कर रहा, यही रैंडम नंबर पे कॉल लग गया है, इसलिए सिद्धार्थ प्लीज उनकी मदद करे, फोन को कट ना करे। सिद्धार्थ का मन तो नहीं था कि वो इसमें अपना टाइम बर्बाद करे, लेकिन लेडी इतना रो रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी कि सिद्धार्थ फाइनली अपनी गाड़ी मोड़ के उस जगह पे जाता है जहां पुलिस रोड को ब्लॉक करी थी ताकि वो पुलिस को इस एक्सीडेंट की खबर दे दे। लेकिन जब सिद्धार्थ वहां पहुंचता है तो वहां अब कोई पुलिस वाला नहीं था। ऐसे में सिद्धार्थ 108 पे एम्बुलेंस को कॉल करता है और वो बताता है कि घाटी एरिया में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक माँ और उसका बेटा इंजर्ड हुए हैं, तो जल्द से जल्द एम्बुलेंस को वहां भेजा जाए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सब के दौरान सिद्धार्थ अननोन नंबर का फोन काटा नहीं था, रादर वो औरत को होल्ड पे रखता था, देन एम्बुलेंस वालों से बात करता था, देन वहां से जो अपडेट मिला वो औरत को बताता था, मतलब कॉल स्वैप कर रहा था, कट नहीं कर रहा था। खैर तो फाइनली दो लोग एम्बुलेंस लेके घाटी वाले एरिया में जाते हैं और यहाँ सिद्धार्थ को भी नहीं पता था कि एक्सीडेंट एग्जैक्टली कहाँ हुआ है। सिद्धार्थ कॉल स्विच करके एम्बुलेंस वाले और लेडी के बीच कोऑर्डिनेट कर रहा था और यहाँ प्लान बनता है कि एम्बुलेंस अपनी सायरन बजाते हुए जाएगा और जैसे ही लेडी को सायरन की आवाज सुनाई दे वो सिद्धार्थ को बता देंगी, जिससे एम्बुलेंस उस स्पॉट पर रुक के लेडी को खोजने लग जाएगी। तो इसी प्लान को फॉलो करते हुए फाइनली एम्बुलेंस घाटी में एक ऐसे एरिया पे आती है जहाँ लेडी को एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी। एम्बुलेंस वाले वहाँ गाड़ी रोक के एरिया ढूंढते हैं लेकिन उस जगह एक्सीडेंट का कोई निशान नहीं था। आई मीन यूजुअली गाड़ी गिरती है घाटी में तो रोड पे मार्क्स होंगे, बैरिकेड टूटा होगा या कुछ शीशा वगैरह टूटा होगा, कुछ तो निशान होगा, राइट? लेकिन उस एरिया में ऐसे एक्सीडेंट के कोई निशान नहीं थे। इस पे एम्बुलेंस वाला अनुमान लगाते हैं कि शायद एक्सीडेंट हुई गाड़ी किसी तरह सीधा घाटी में ही कूद गई होगी, इसलिए एम्बुलेंस वाले डिसाइड करते हैं कि उन्हें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो सर्च टीम होती है उनकी जरूरत पड़ेगी ताकि ये लोग घाटी में उतर सके और वहां छानबीन कर सके। तो इसके लिए एम्बुलेंस वाला कहता है कि हम 10-15 मिनट में और लोगों को लेके इसी जगह पे आएंगे एंड देन घाटी में उतर जाएंगे। सिद्धार्थ सेम बात लेडी को बता देता है और लेडी थोड़ा राहत की सांस लेती है। इसी बीच सिद्धार्थ की उस लेडी से कॉल भी कट हो जाती है। देखा जाए तो लेडी का टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा था तो शायद अब ये कॉल हो भी नहीं पाएगा। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है जहां घाटी वाले रास्ते में वो ओमनी वापस उसके कार के पीछे लग जाती है। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी भगाता है लेकिन ओमनी वाले भी अपनी गाड़ी तेज कर देते हैं और वो सिद्धार्थ की गाड़ी को पीछे से ठोकने लग जाते हैं। इस टक्कर में सिद्धार्थ की गाड़ी घाटी से गिर जाती है, यानी कि दोस्तों सिद्धार्थ का बुरा वाला एक्सीडेंट हो चुका है। खैर यहाँ हमें फिर से कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ कैसे प्रिया सिद्धार्थ को अपने शादी की ही कार्ड देने आई थी। देन प्रिया के छोड़ जाने के बाद सिद्धार्थ नशे वगैरह करने लग गया था और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। एनीवेज प्रेजेंट में जब सिद्धार्थ को होश आता है तो वो खुद को घाटी के जंगल में पाता है जहाँ वो अपनी
गाड़ी में ही फंसा हुआ था और एक्सीडेंट के कारण उसकी गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी। इनफैक्ट सिद्धार्थ खुद काफी बुरी तरह से चोटिल था। सिद्धार्थ के फोन में नेटवर्क भी नहीं था, जिस कारण से वो 108 पे कॉल भी नहीं कर पाया। देन वो गाड़ी से निकल भी नहीं पा रहा था एज गाड़ी का डोर एक्सीडेंट के कारण जाम हो चुका था। सिद्धार्थ ये रात गाड़ी में ही बिताता है और जब बारिश होती है तो वो बारिश का ही पानी किसी तरह पीता है। अगली सुबह वो फाइनली किसी तरह गाड़ी का दरवाजा खोल के निकलता है और बैक सीट एंड डिक्की तक पहुंचता है। यहाँ सिद्धार्थ पाता है कि उसकी गाड़ी में 2 अनजान बैग्स पड़े थे जिनमें भर भर के पैसा था। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ तुरंत इन बैग्स को लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगता है ताकि वो यहाँ से कैसे भी निकल सके। वो लंबे समय तक चलता रहता है ताकि वो किसी गांव या बस्ती तक पहुंचे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ जंगल ही था। इनफैक्ट फोन में भी नेटवर्क आ ही नहीं रही थी। चलते हुए सिद्धार्थ एक वाटरफॉल तक पहुंचता है जहां वो नहा धो के थोड़ा फ्रेश होता है। हम समझ पाते हैं कि सिद्धार्थ के पैर में काफी चोट आई है और उसके लिए जर्नी ज्यादा दिन तक कंटिन्यू कर पाना मुश्किल था। रात को सिद्धार्थ टहनियां कलेक्ट करके आग लगाने की सोचता है, लेकिन वो लाइटर से आग लगा ही नहीं पा रहा था। इसी बीच हमें बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर से बताया जाता है कि जिस रात सिद्धार्थ बेंगलुरु से पुष्पागिरी जा रहा था, उसी रात कुछ रॉबर्स एक बैंक को लूट के भागे थे। नाउ इफ यू सी, समहाउ सिद्धार्थ के पास 2 बैग भर के पैसे थे, तो आखिर ये रॉबरी का सिद्धार्थ से क्या लिंक है? वेल, इस पे हम थियरी सेक्शन में बात करेंगे। फॉर नाउ सिद्धार्थ को आग की सख्त जरूरत थी और वो आग जला ही नहीं पा रहा था। ऐसे में वो पैसे जलाने लगता है ताकि उससे ही आग पकड़े और वो थोड़ा वार्म फील कर सके। ये एक बहुत बड़ी आयरनी थी दोस्तों, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले तक सिद्धार्थ के लिए पैसे सबसे ज्यादा मायने रखते थे, लेकिन अब उसकी ये हालत है कि सर्वाइवल के लिए उसे पैसे ही जलाने पड़ रहे हैं। क्लियरली पैसा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रिलेशनशिप्स और लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे सर्वाइवल सिचुएशन में पैसा सिर्फ एक कागज है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो एक बैग पैसे जला के सिद्धार्थ अपनी रात गुजारता है और अगले दिन वो वापस चलना शुरू करता है। एक पॉइंट पे उसके फोन में शायद थोड़ा नेटवर्क आता है, जिससे फोन पे उसे सुष्मिता के वॉइस नोट्स मिलते हैं। इन वॉइस नोट्स में सुष्मिता कह रही होती है कि कैसे सिद्धार्थ की खुशी उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर सिद्धार्थ इस बात से खुश होगा कि सुष्मिता उसे छोड़ दे तो सुष्मिता वो भी करेगी। सुष्मिता को ऐसा लगता था कि वो सिद्धार्थ को पुराने गंदे फीलिंग से, मतलब जो धोखा उसको मिला था, उससे बाहर निकाल पाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। ये सब सुनकर सिद्धार्थ को फाइनली रियलाइज होता है कि सुष्मिता उसे एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्यार करती है और कैसे सिद्धार्थ सुष्मिता को गलत तरीके से ट्रीट किया है, उसे इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इस पॉइंट पे सिद्धार्थ सुष्मिता से माफी मांगना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन वो ऐसी जगह फंसा था जहां से उसका बचना भी मुश्किल था। फोन में वापस नेटवर्क नहीं आ रहा था, जिस कारण सिद्धार्थ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, लेकिन बिना खाए धूप में उसे कमजोरी होती है, जिससे वो गिर के बेहोश हो जाता है। अब जब सिद्धार्थ को होश आता है तो रात हो चुकी थी और वो फिर आगे बढ़ता है। तभी पास में उसे एक टाइगर दिखता है और सिद्धार्थ उससे छिपता है। इसी मोमेंट जंगली चींटियां सिद्धार्थ को काटने लगती हैं, उसके पैर पे चढ़ जाती हैं और सिद्धार्थ बहुत ज्यादा दर्द में था, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि टाइगर आवाज सुन के उसे खा जाएगा। एक पॉइंट पे दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और ऐसे में सिद्धार्थ अपने से दूर पत्थर फेंकता है और दूर पत्थर की आवाज सुन के टाइगर उसी ओर चला जाता है। फिर सिद्धार्थ चिल्लाते हुए चींटियों को हटाता है और इसी के पैरेलल में हमें सिद्धार्थ के फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहां वो नशा करके भी ऐसे ही चिल्लाता था और बेचैन फील करता था। अगर आपको याद हो तो बचपन से सिद्धार्थ को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन अभी उसे जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ना पड़ रहा है। खैर सिद्धार्थ किसी तरह रात बिताता है और अगले दिन वो जंगल के पेड़ पे पैसे चिपकाने लगता है ताकि उसे अंदाजा रहे कि वो कौन से रास्ते पे गया है और किस पे नहीं गया। सिद्धार्थ पूरे दिन चलता रहता है और फाइनली वो एक ऐसे स्पॉट पे पहुंचता है जिसे देख के वो रोना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो घूम फिर के अपनी एक्सीडेंट हुई कार तक ही पहुंच गया था। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे सिद्धार्थ को लगता है कि उसका बचना अब नामुमकिन था, क्योंकि बहुत तेज बारिश भी होने लग गई थी। वो कार के टूटे हुए शीशे से गलत कदम उठाने की सोचता है, लेकिन तभी वो 2 लोगों को देखता है जो कि सर्च और रेस्क्यू टीम का हिस्सा थे। ये दोनों एक्सीडेंट हुई गाड़ी ढूंढ रहे थे और सिद्धार्थ चिल्ला के उनको बुलाने की सोचता है, लेकिन दोस्तों अब तक सिद्धार्थ इतना कमजोर हो चुका था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। सिद्धार्थ काफी नाकाम कोशिश करके अपनी ही कार पे गिर जाता है और इस इम्पैक्ट से कार का जो सिक्योरिटी अलार्म था वो बजने लग जाता है। इस अलार्म की आवाज सुन के रेस्क्यू टीम फाइनली सिद्धार्थ तक पहुंच पाती है और उसे रेस्क्यू करती है। यहाँ से सीन अस्पताल का आता है जहाँ सिद्धार्थ को होश आता है और उसका ख्याल सुष्मिता रख रही थी। सिद्धार्थ तुरंत सुष्मिता से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, सेइंग कि पहले उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन रियलिटी में पैसे की वैल्यू बहुत कम है। इंसान और उनके रिलेशनशिप्स ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तभी हॉस्पिटल के कमरे में वो एम्बुलेंस वाला बंदा आता है जिससे सिद्धार्थ एक्सीडेंट से पहले बात कर रहा था। यही बंदा सिद्धार्थ को ढूंढ के बचाया था और वो सिद्धार्थ से अजीब बातें कहता है। वो कहता है कि जिस स्पॉट पे सिद्धार्थ उन्हें गाइड किया था वहाँ एक्सीडेंट होने के कोई क्लूज थे ही नहीं, इसलिए वो रेस्क्यू टीम को लाने गया। लेकिन जब वो सेम स्पॉट पे वापस आया तो वहाँ बैरिकेड टूटा हुआ था और कांच वगैरह टूटे हुए थे, यानी बाद में वहाँ एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट और किसी का नहीं बल्कि सिद्धार्थ का ही हुआ था।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच के देखें तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ अपने ही एक्सीडेंट को प्रिडिक्ट कर दिया था। एम्बुलेंस वाला बंदा कहता है कि उसने सिद्धार्थ को तो बचा लिया, लेकिन वहाँ उसे कोई औरत नहीं मिली। सिद्धार्थ ही बोला था ना कि वहाँ एक माँ बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो माँ कहाँ गई? बेटा तो शायद सिद्धार्थ है। ये सुन के सिद्धार्थ सुष्मिता से अपना फोन मांगता है और उस अननोन नंबर पे कॉल करता है, जिससे सिद्धार्थ को उस औरत का कॉल आया था। सरप्राइजिंगली ये फोन हॉस्पिटल में ही बजता है और कमरे के बाहर जाने पर सिद्धार्थ पाता है कि अननोन नंबर वाला फोन उसके पापा के हाथ में था। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ के पापा बताते हैं कि ये अननोन नंबर सिद्धार्थ की माँ का है, वही नया नंबर जो कि सिद्धार्थ की माँ उसे सेव करने बोली थी, लेकिन सिद्धार्थ सेव नहीं किया था। नाउ द ट्विस्ट हुआ, सिद्धार्थ के पापा और माँ का भी टाउन में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सिद्धार्थ की माँ नहीं बच सकी। ये सुन के सिद्धार्थ शॉक में हॉस्पिटल के बाहर भागता है और यहाँ अगेन कुछ नए ट्विस्ट्स आते हैं, काफी कुछ रिवील किया जाता है। दरअसल जब सिद्धार्थ बेंगलुरु से निकल रहा था उस रात, तब अगर आपको याद हो तो एक बंदा सिद्धार्थ की गाड़ी को रोकने की कोशिश किया था, सेइंग कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है एंड सिद्धार्थ विक्टिम्स को अस्पताल ले जाने में मदद करे। सिद्धार्थ उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया था, लेकिन दोस्तों यह एक्सीडेंट एक्चुअल में सिद्धार्थ के पापा और मम्मी का ही हुआ था। अगर सिद्धार्थ मदद करता तो शायद टाइम से उसकी माँ अस्पताल पहुंच जाती और बच भी सकती थी, लेकिन सिद्धार्थ मदद नहीं किया और आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। स्टिल दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है ना। उनकी आत्मा को पता था कि पुष्पागिरी जाते वक्त रास्ते में सिद्धार्थ की गाड़ी घाटी में गिर जाएगी और इसलिए वो सुपरनैचुरल तरीके से सिद्धार्थ को कॉल करके उससे ही उस जगह पे पहले से ही एम्बुलेंस बुलवा ली थी। इससे भले सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसे रेस्क्यू कर लिया गया, जिससे सिद्धार्थ की जान बची। अगर एम्बुलेंस पहले से वहां नहीं होती तो सिद्धार्थ के एक्सीडेंट के बारे में शायद किसी को पता भी नहीं चलता और सिद्धार्थ सर्वाइव नहीं कर पाता। सिद्धार्थ इस बात को रियलाइज करके टूट जाता है और वो सड़क पे ही बैठ जाता है। यहीं पे वृत्ता फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वृत्ता फिल्म की कहानी एंड आई नो अब तक आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। इनफैक्ट एंडिंग से आप कंफ्यूज भी होंगे, बट डोंट वरी, क्योंकि अब मैं ढेर सारी थियरीज बता के आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम फिल्म के एंडिंग की बात करें तो यहाँ हमारे सामने कई थियरीज आती हैं। सबसे पहले मैं उस थियरी पे बात कर लेता हूँ जिसमें मैं मानता हूँ और यही सबसे प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन लगती है। देखो, सिद्धार्थ भले ही एक अमीर बाप का बेटा था, लेकिन वो कर्जे में इसलिए डूबा होगा क्योंकि वो नशे की लत में पड़ चुका था। नशे वाले कर्जा देते हैं और ऐसे जो नशे होते हैं वो 30 लाख तक जा सकते हैं। ये लत उसे तब लगी होगी जब प्रिया उसे छोड़ के चली गई थी और इसी डिप्रेशन में वो गलत रास्ते पे निकल गया। अब हो सकता है कि सिद्धार्थ पहले से ही नशा करता होगा, लेकिन ये चीज इंटेंसिफाई हो गई या हाथ से तब निकल गई जब प्रिया सिद्धार्थ को छोड़ दी। इनफैक्ट यही उसके और प्रिया के ब्रेकअप का कारण भी हो सकता है। अब भले ही सिद्धार्थ के पापा के पास काफी पैसे थे, लेकिन सिद्धार्थ का हाथ खाली ही रहता था। सो यस, इस तरह से सिद्धार्थ कर्ज में डूबा होगा। नाउ दूसरा सवाल ये आता है कि एक्सीडेंट के बाद जंगल में सिद्धार्थ के पास वो पैसे से भरा 2 बैग कहां से आया। इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी ये है कि वो ढाबे पे जो 3 लोग सिद्धार्थ को घूर रहे थे ना, वो एक्चुअली वही बैंक रॉबर्स थे जिनका जिक्र न्यूज में हो रहा था। उन रॉबर्स ने देखा कि चारों तरफ पुलिस की नाकाबंदी है और हर जगह गाड़ी चेक हो रही है, लेकिन सिद्धार्थ के पास मर्सिडीज थी और पुलिस अक्सर महंगी लग्जरी गाड़ियों को उतना बारीकी से चेक नहीं करती जितना आम आदमियों की गाड़ियों को करती है। इसलिए जब सिद्धार्थ ढाबे पे बिजी था तो उन रॉबर्स ने मौका देखकर वो पैसा छुपाने के लिए सिद्धार्थ की गाड़ी की डिक्की या बैक सीट में डाल दिए होंगे ताकि वो पुलिस चेकिंग से बच सके। या फिर ये पैसे ट्रांसफर का काम तभी हुआ था जब सिद्धार्थ बाहर से निकल के फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी में बैठा था। बेसिकली वी कांट बी श्योर कि ये 3 लोग पैसे कब ट्रांसफर किए सिद्धार्थ की गाड़ी में, लेकिन वही लोग ऐसा जरूर किए थे। मोस्टली मेरे हिसाब से ये ढाबे पे ही हुआ था। तभी तो बाद में वही रॉबर्स अपनी ओमनी में सिद्धार्थ का पीछा कर रहे थे ताकि वो सुनसान इलाके में सिद्धार्थ से अपना पैसा वापस ले सके। वो सिद्धार्थ को लूटना नहीं चाहते थे, बल्कि अपना ही छुपाया हुआ माल वापस लेने के लिए चेज कर रहे थे और इसी चेज के चक्कर में सिद्धार्थ का घाटी के अंदर एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है सिद्धार्थ की माँ और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को लेकर। फिल्म की एंडिंग ये कंफर्म करती है कि वो अननोन नंबर किसी और का नहीं बल्कि सिद्धार्थ की माँ का ही था। इस थियरी को अगर डिटेल में देखें तो पता चलता है कि सिद्धार्थ की माँ की आत्मा ने उसे सुपरनैचुरल तरीके से प्रोटेक्ट किया। रियलिटी में जब सिद्धार्थ शुरू में ही सफर पे निकला था तो रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसे उसने इग्नोर किया था। दुख की बात यह है कि वो एक्सीडेंट उसके ही पेरेंट्स का था और अगर वो रुक कर मदद करता तो शायद उसकी माँ बच जाती। लेकिन खत्म होने के बाद भी एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए कम नहीं हुआ। उसकी माँ की आत्मा को शायद फ्यूचर दिख गया था कि सिद्धार्थ की गाड़ी आगे घाटी में गिरने वाली है, इसलिए उन्होंने एक्सीडेंट होने से पहले ही सिद्धार्थ को कॉल करके एम्बुलेंस को उस स्पेसिफिक स्पॉट पे बुलवाया। ये एक टाइम लूप जैसा पैराडॉक्स है कि एक्सीडेंट हुआ बाद में, लेकिन रेस्क्यू टीम वहां पहले से ही पहुंच गई थी क्योंकि कॉल पहले ही किया जा चुका था। ये वही माँ थी जिसे सिद्धार्थ ने अननोइंगली खत्म होने के लिए छोड़ दिया था, पर उन्होंने खत्म होकर भी अपने बेटे की जान बचा ली। तभी तो एम्बुलेंस वाले जब पहले एक्सीडेंट स्पॉट पे गए थे तो वहां एक्सीडेंट होने के कोई क्लूज नहीं थे, लेकिन जब वो रेस्क्यू टीम के साथ बाद में आए तब वहां बैरिकेड टूटा था, बहुत सारे एक्सीडेंट के पार्ट्स गिरे हुए थे, मतलब पूरे निशान थे। एक और बात यह है कि सिद्धार्थ जब इस औरत से बात कर रहा था फोन पे तो वो कहता
कहता है कि आपकी आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सिद्धार्थ की माँ की ही आवाज थी। अब एक छोटी और वीक थियरी ये भी है जिसे कुछ व्यूअर्स मानते हैं कि शायद वो पैसे सिद्धार्थ ने ही चुराए होंगे और वो ओमनी वाले सिद्धार्थ से पैसा छीनने के लिए उसका पीछे पड़ गए। लेकिन पर्सनली मुझे ये थियरी सही नहीं लगती, क्योंकि अगर पैसे सिद्धार्थ चुराया था तो वो पुष्पागिरी क्यों जाता, मतलब सीधा घर लौटता, अपना कर्ज चुका देता। और शाम से तो हम सिद्धार्थ को देख ही रहे थे कि वो कहाँ था कहाँ नहीं था। तो हाँ, वो बैंक तो चोरी करने नहीं गया, और चोरी किया भी होता तो बाद में एक्सीडेंट के वो कैसे पैसे को देख के इतने आश्चर्य में आता। तो हाँ, क्योंकि फिल्म ओपन एंडेड है तो हर किसी का अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कई लोग इसमें मानते हैं, पर लॉजिक यही कहता है कि रॉबर्स ने ही पैसे उसके गाड़ी में प्लांट किए थे, सिद्धार्थ खुद रॉबरी नहीं किया था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग थियरी ये है कि शायद सिद्धार्थ का पूरा जंगल सर्वाइवल बस एक इल्यूजन या हेलुसिनेशन था। सोच के देखिए, एक्सीडेंट के बाद वो इतने दिन जंगल में भटकता रहा, वाटरफॉल तक गया, टाइगर से बचा, लेकिन अंत में वो घूम फिर के वापस वहीं पहुंच गया जहां उसकी टूटी हुई कार पड़ी थी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना लंबा सफर करने के बाद वापस सेम स्पॉट पे अननोइंगली आना थोड़ा अजीब है। देन उसी वक्त रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना भी कई लोगों को बड़ा कोइंसिडेंस लगता है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद सिद्धार्थ बेहोश हो गया था या कार में ही फंसा रह गया था। और ये सारी घटनाएं जैसे पैसे जलाना, अपनी जान को बचाना, पछतावा होना, ये सब बस सिद्धार्थ के दिमाग में चल रही थी जब वो मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। ये शायद कुदरत का या उसके सबकॉन्शियस माइंड का तरीका था उसे रियलिटी दिखाने का, ताकि जब वो होश में आए तब तक वो अंदर से पूरी तरह बदल चुका हो। तो हो सकता है कि वो फिजिकल वर्ल्ड में कहीं गया ही नहीं, बस अपने अंदर के डर और लालच से लड़ रहा था। ओपन एंडेड फिल्मों का यही मजा है दोस्तों कि हम अपने हिसाब से कई थियरीज बना सकते हैं। वैसे मैं अपनी पहली थियरी को ही मानता हूँ, आप किस चीज में मानते हैं वो आप कमेंट से बता दीजिएगा। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई नई थियरी है तो वो भी कमेंट्स में ही बता दीजिए। फाइनली अगर हम फिल्म के टाइटल वृत्ता की गहराई में जाएं तो सब कुछ समझ आता है। वृत्ता एक कन्नड़ा शब्द है जिसका मतलब होता है सर्कल, यानी कि एक चक्रा। फिल्म की कहानी सिद्धार्थ के लिए एक फुल सर्कल मूवमेंट है। शुरुआत में हमने देखा कि सिद्धार्थ कैसा इंसान था, अपनी माँ पे चिल्लाता था, सुष्मिता से प्यार की कदर नहीं करता था और उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसकी लाइफ का पहिया घूमा, जंगल में सर्वाइवल के लिए उसे वही पैसे जलाने पड़े जिनके लिए वो भाग रहा था। एंड ये दर्शाता है कि पैसे की अहमियत सिर्फ एक कागज के बराबर है जब बात जिंदगी और मौत की हो। एंडिंग तक आते आते सिद्धार्थ वापस वहीं पहुंच गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका है। जो इंसान पहले फोन कॉल्स इग्नोर करता था वो अंत में एक कॉल कनेक्ट होने की भीख मांग रहा था। जिसने माँ बाप और प्यार को ठुकराया वो अंत में उन्हीं रिश्तों के लिए तड़प रहा था। ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि सिद्धार्थ के रिडेम्पशन का एक वृत्ता है, जहां वो खोकर ही सब कुछ पाता है और समझता है कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने लोग होते हैं। तो फिल्म के शुरुआत में हमें पता लगता है कि मलूड़ गांव में रमेश अन्ना की मदर इन लॉ इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं। ऐसे में घर के और गांव के ढेर सारे लोग 13 दिन तक कस्टम्स फॉलो करते हैं, लाइक लोगों को खाना खिलाना, पूजा करना, अंतिम संस्कार वगैरह करना एंड ऑल दैट। अब यहाँ एक घटना होती है। बेसिकली कस्टम्स के मुताबिक मृत हुए लोग और पूर्वजों के लिए थोड़ा भोजन छोड़ा जाता है ताकि वो एकांत में इसे ग्रहण कर सके। इस समय कोई भी घर में नहीं जाता और बाद में उस भोजन को बांट दिया जाता है। अब फिल्म का एक कैरेक्टर अशोका चैत्रा नामक एक लड़की पे लाइन मार रहा होता है और वो चैत्रा के पास अपना फोन नंबर एक कागज में लिख के गिरा देता है। ना अशोका का फोन घर के अंदर ही था और तभी उसके फोन पे कॉल आता है। अशोका को लगता है कि कॉल चैत्रा कर रही है, इसलिए वो घर को ओपन करके अंदर चला जाता है, जबकि अभी कस्टम्स के मुताबिक पूर्वज लोग घर के अंदर भोजन ग्रहण कर रहे थे। सो यस, काइंड ऑफ यहाँ कस्टम ब्रेक हुआ और हाँ, अशोका को किसी लोन या क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आया था, ना कि चैत्रा का। अब कहानी में इस पॉइंट पे मैं आपको फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आगे की कहानी आपको इजिली समझ में आए। सबसे पहले आते हैं रवि अन्ना, जो कि इस गांव के सबसे रेस्पेक्टेड इंसान हैं। रवि अन्ना सबकी मदद करते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट में सबसे आगे खड़े होकर काम संभालते हैं और वो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोगों का मानना है कि रवि अन्ना एक साथ 20 लोगों को पीट सकते हैं। लेकिन हाँ, रवि अन्ना पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि वो लिटरली लिख भी नहीं सकते। देन कम्स अशोका, जो कि रमेश अन्ना का बेटा है और वो घर वगैरह को पेंट करने का काम करता है। अशोका गाँव की ही एक लड़की चैत्रा से प्यार करता है। अशोका के दोस्त अक्सर उसे रवि अन्ना के बारे में बताते हैं कि कैसे रवि अन्ना को कोई छू तक नहीं सकता और ऐसे में अशोका के मन में एक खुरापात है कि कभी मौका पाके वो रवि अन्ना पे हाथ उठा देगा। खैर, इसके बाद आते हैं सतीश अन्ना, जो कि रवि अन्ना के राइट हैंड है और हमेशा रवि अन्ना के चापलूसी में लगे रहते हैं। देन कम्स चंद्र अन्ना, जिनके पास अपना ऑटो रिक्शा है, मतलब वो ऑटो रिक्शा ही चलाते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बावा। बावा नाम नहीं बल्कि दामाद जी को बोला जाता है इन कन्नड़ा और इस कैरेक्टर को हम बावा ही बोलेंगे बिकॉज उनको फिल्म में सब बावा ही बोलता है। इवन बैकग्राउंड सॉन्ग्स में बजता है कि बावा
बाबा आ गए, बाबा आ गए। एनीवेज, तो एक दिन शादी के फंक्शन में गांव के कई लोग होते हैं। यहाँ बाबा आके खूब पीते हैं और पी के एक कोने में कूड़ेदान के नजदीक पड़ जाते हैं। इसी दौरान रवि अन्ना को कॉल आता है कि शीशप्पन्ना के घर के बाथरूम में कोई ठड़की झांक रहा था। उस वक्त बाथरूम में दादी नहा रही थी और वो ठीक से झांकने वाले की शक्ल देख नहीं पाई, लेकिन हल्का फुल्का देखी है। तो इसी मैटर को रिजॉल्व करने के लिए रवि अन्ना और कुछ लोग शीशप्पन्ना के घर पहुंचते हैं। सब थोड़े पी के टुल थे और ऐसे में इन्हें पता नहीं लगता कि आखिर कौन बाथरूम में झांक रहा था। नशे में गांव का एक बंदा गिरीशा कहने लगता है कि जरूर बाथरूम के वॉल्स पे कल्प्रिट के फिंगरप्रिंट्स होंगे और उसी फिंगरप्रिंट से कल्प्रिट को पकड़ा जा सकता है। ना ऑफ कोर्स ये बोगस बात है। इनफैक्ट गिरीशा खुद भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वॉल्स को टच कर रहा था, लेकिन क्योंकि सब नशे में थे तो सब एक दूसरे की बात मान रहे थे, सुन रहे थे। जो भी हो, सभी लोग यहाँ से अपने अपने घर जाते हैं इस होप में कि कल्प्रिट को अगले दिन पकड़ा जाएगा। ना अगली सुबह पूरे गांव में एक खबर फैल गई थी कि अशोका के अंदर किसी की आत्मा आ गई है। अब ये खबर कैसे फैली? वेल, पिछली रात शीशप्पन्ना के घर के बाथरूम में झांकने वाला अशोका ही था। अशोका बाथरूम में इस उम्मीद में झांका था कि कहीं वहां चैत्रा होगी जो कि इसी घर की मेंबर है, लेकिन बाथरूम में तो अज्जी यानी दादी निकली, जिसके बाद अशोका भाग गया था। बट देन अशोका वहीं आसपास छिपा था और तब वो गिरीशा को ये बोलते सुना कि कल्प्रिट के फिंगरप्रिंट्स वॉल पे होंगे। अब भले ये बात बोगस है, स्टिल अशोका डर गया था और रात के 2 बजे वो वॉल्स को धोना शुरू कर दिया अपने फिंगरप्रिंट्स हटाने के लिए। इस आवाज से घर वाले जाग गए और वो अशोका को चेज करके पकड़ लिए। चंद्रन्ना यहाँ अशोका को पहचान भी लिया कि ये तो रमेश अन्ना का बेटा है, लेकिन अशोका जैसे एक्ट कर रहा था उससे चंद्रा को लगा कि अशोका पजेस्ड है। अब अगर आपको याद हो तो फिल्म के इनिशियल सीन में रिचुअल के टाइम अशोका घर में भी फोन लेने घुस गया था, तो उस मोमेंट के कारण ये पोजेशन वाली बात और पुख्ता हो गई। अशोका देखा कि एनीहाउ वो सबसे पिटेगा, इसलिए वो भी ऐसे नाटक करने लगा एज इफ वो पजेस्ड है। इसके बाद अशोका को उसके घर लाया गया और अगली सुबह तक पूरे गांव में ये बात फैल गई कि अशोका के अंदर किसी की आत्मा प्रवेश कर गई है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बस फिर क्या था, सुबह सुबह पूरा गांव अशोका के घर के बाहर था और अशोका के जागते सब एकदम डर जाते हैं। गांव वाले लोग गांव के पंडित के घर जाते हैं और पंडित जी के बेटे प्रसाद से अशोका की आत्मा को भगाने को कहते हैं। अब पंडित जी के बेटे प्रसाद से इसलिए कहें क्योंकि पंडित जी स्वयं इस दुनिया में नहीं थे ना, प्रसाद को कुछ भी पंडित जी वाला ज्ञान नहीं था। स्टिल वो सबके कहने पे अशोका के भूत को भगाने आता है। सारा गांव यहाँ मौजूद था और अशोका भी ऐसे एक्ट कर रहा था मानो वो पजेस्ड है। प्रसाद अशोका से पूछता है कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा है और अशोका कल्पना कह देता है। अब कोई भी अशोका की बात ढंग से सुन नहीं पाता और पास में एक दादी कह देती है कि अशोका सुलोचना बोला है। देन अशोका ऐसे ही रैंडमली कहीं तो पॉइंट करता है और सब इसका मतलब निकाल लेते हैं कि क्योंकि परिवार का देवस्थान सोमेश्वरा में है जहाँ फ्यूनरल राइट्स होते हैं, तो अशोका के अंदर सुलोचना की जो आत्मा आई है वो सोमेश्वरा से है। तो हाँ, अशोका के अंदर सुलोचना है फ्रॉम सोमेश्वरा और इसलिए फिल्म का नाम है सू फ्रॉम सो, यानी सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरा। इस पॉइंट तक सब बहुत डर गए थे और ऐसे में रवि अन्ना को बुलाया जाता है। रवि अन्ना अशोका से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अशोका पजेस्ड होने का नाटक करता है। इनफैक्ट इस मोमेंट का फायदा उठा के वो रवि अन्ना को 2 थप्पड़ भी जड़ देता है, क्योंकि मैंने बताया था ना अशोका के मन में हमेशा से एक खुरापात थी कि उसे रवि अन्ना पे हाथ उठा लेना है, लेकिन कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होनी चाहिए। और ये मौका उसे आज मिल गया था क्योंकि पजेस्ड इंसान पे कोई और हाथ नहीं उठाएगा। इनफैक्ट थप्पड़ मार के तो अशोका बेहोश होने का नाटक करता है। अब इस थप्पड़ के कारण रवि अन्ना की बहुत बेइज्जती हो जाती है। इनफैक्ट अगली सुबह तक तो पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि अशोका जो कि पजेस्ड है वो रवि अन्ना को मारा है। ऐसे में गांव की एक समिति बैठती है जहां यदु नामक आदमी बताता है कि कैसे ये समिति 1985 में फर्स्ट टाइम बैठी थी और आज इनके गांव में एक गहन संकट है जहां अशोका पजेस्ड हो गया है बाय सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरा। तभी यहाँ रवि अन्ना आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने इस संकट का समाधान ढूंढ लिया है। दरअसल रवि अन्ना एक बहुत फेमस टीवी पे आने वाले गुरुजी को गांव पे इनवाइट किए थे जिनका नाम था करुणाकर गुरुजी, और अब करुणाकर गुरुजी ही अशोका के अंदर की आत्मा को बाहर निकालेंगे। तो गुरुजी फाइनली गांव आते हैं और वो अशोका के सामने बैठते हैं। यहाँ पूरा गांव मौजूद था। इनफैक्ट वो दादी भी आती है जिनके बाथरूम में अशोका झांका था। अशोका जैसे ही दादी को देखता है उसे डर लगता है कि कहीं दादी उसे पहचान न ले, इसलिए अशोका फौरन घर के अंदर भाग जाता है। ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि अशोका के अंदर की सुलोचना खुद हमारी दुनिया से स्पिरिट वर्ल्ड में जाना चाहती है और इसके लिए हमें बस 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप ये कि कीचड़ में उगने वाले पौधे के रूट से एक कषाया या ड्रिंक बनाया जाएगा जो कि अशोका को पिलाना है। ना ऑफ कोर्स ये ड्रिंक बहुत ही ज्यादा खराब टेस्ट वाला होगा जिससे अशोका उल्टी करेगा और उल्टी के थ्रू उसकी आत्मा निकल जाएगी, मतलब सुलोचना की आत्मा। इस प्रोसेस से आत्मा नहीं निकली तो उन्हें सेकंड स्टेप पे जाना होगा जहां गांव वाले लोगों को 3 होली स्टोन्स को लाना होगा और उसमें रस्सी बांध के आयरन के हुक में लगा के अशोका के बैक में घुसाना होगा जिससे अशोका को बहुत दर्द होगा और इसी दर्द के कारण आत्मा निकल जाएगी। इससे भी काम नहीं बना तो थर्ड स्टेप जहां इन्हें देवस्थान जाना होगा यानी सोमेश्वरा जाना होगा और वहां मंदिर के सामने जलते कोयले में अशोका को रोल करना होगा जिससे पक्का आत्मा उसकी निकल जाएगी। अब
दोस्तों अशोका ये सब कमरे के अंदर से सुन रहा था और उसकी हालत पतली हो रही थी। बस फिर क्या था, अशोका को बांध के उसे कषाया पिलाया जाने लगता है और अशोका देखता है कि अगर वो पजेस्ड होने का नाटक करता रहा तो आगे सेकंड और थर्ड स्टेप्स भी किया जाएगा जिसमें उसे बहुत दर्द होगा। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग वो भगवान की पूजा करने लगता है, ये दिखाने के लिए कि अब उसके अंदर आत्मा नहीं रही। इससे सब बहुत खुश हो जाते हैं और गांव वाले करुणाकर गुरुजी को सम्मानित भी करते हैं। इसके बाद अशोका अपने काम पे जाने लगता है, लेकिन सब अब भी अशोका से डर रहे थे। अशोका का दोस्त जो कि उसके साथ काम करता था वो सबसे ज्यादा डरा हुआ था और काम के पहले दिन वो अशोका को हंसते सुनता है। दरअसल अशोका रवि अन्ना को देख के हंस रहा था, ये सोचते हुए कि कैसे वो रवि अन्ना को 2 थप्पड़ लगा दिया। लेकिन अशोका की हंसी ऐसी भूतिया थी कि उसका दोस्त डरते हुए न सिर्फ भागता है बल्कि पूरे गांव में फैला देता है कि अशोका के अंदर की आत्मा अब भी बाहर नहीं गई है। देन कुछ और कोइंसिडेंसेस होती हैं, लाइक अशोका एक बच्चे को माचिस या लाइटर से खेलने के लिए मना करता है लेकिन उससे आग लग जाती है। ऐसे में पास के घर वालों को लगता है कि अशोका अपनी इविल पावर से आग लगा दिया है एंड हेंस वापस पूरे गांव वाले मानने लगते हैं कि अशोका अभी भी पजेस्ड है। ऐसे में वापस करुणाकर गुरुजी को बुलाया जाता है और वो गांव वालों से कहते हैं कि उन्हें सोमेश्वरा जाके पता लगाना होगा कि क्या वहाँ कोई सुलोचना नाम की लेडी रहती है जिनका पिछले कुछ सालों में देहांत हुआ है। बस फिर क्या था, रवि अन्ना 4 लोगों के साथ चंद्रा के ऑटो में सोमेश्वरा जाते हैं। यहाँ बाबा इनसे मिलते हैं क्योंकि बाबा इसी जगह से थे और वो सबको भानु नामक लेडी के घर पे ले जाते हैं जिसकी माँ का नाम सुलोचना था और उनका 5 साल पहले देहांत हुआ था। ना रवि अन्ना भानु को जानते थे। कैसे? वेल कुछ साल पहले जब रवि अन्ना की शादी के लिए लड़की खोजी जा रही थी तब इनकी फैमिली भानु के घर भी आई थी। तब रवि अन्ना पतले दुबले हुआ करते थे और ऐसे में उन्होंने भानु को रिजेक्ट किया था क्योंकि भानु उनसे हेल्दी थी। लेकिन विधि का विधान ऐसा कि रवि अन्ना वापस से भानु के घर पे थे और अब तक इन दोनों की शादी नहीं हुई है। ऑल्सो रवि अन्ना अब खुद मोटे हैं। एक और बात ये कि भानु का अपना कोई भी इस दुनिया में नहीं है। खैर ये लोग भानु को अशोका के घर आने के लिए कहते हैं, सेइंग कि उसकी माँ की आत्मा अशोका के अंदर आ गई है। ऐसे में भानु अपने चिकप्पा यानी छोटे चाचा के साथ अशोका के घर पे आती है। भानु अशोका को देख रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ अशोका के अंदर है और भानु कहने लगती है कि आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी खराब हो गई है एज मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। यहाँ भानु का चिकप्पा चिल्लाने लगता है सेइंग कि भानु की माँ तो उसे छोड़ के चली गई और अब मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली चिकप्पा कहना चाहता था कि भानु को संभालना उसके सर पे एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बर्डन जैसा है और क्योंकि भानु के पास पैसे तक नहीं है तो चिकप्पा उसे बुरी तरह ट्रीट करता है। यही सब चिल्लम चोट करने के बाद चिकप्पा भानु के साथ यहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों आगे कुछ फनी हॉरर सीन्स है, लाइक अशोका के घर के सभी लोग उसे घर में बंद करके दूसरे घर में सोने चले जाते हैं। लेकिन अशोका रात में घर से निकल के गाँव में घूमने लगता है और सभी उसे देख के बहुत ज्यादा डर रहे थे, स्पेशली वो लोग जिन कैरेक्टर्स के नाम मैंने आपको मूवी के स्टार्ट में बताए थे। देन अशोका की बहन को एक डरावना सपना भी आता है और ऐसे ही कुछ और फनी सीन्स होते हैं। बट लाइक आई सेड इस एक्सप्लेनेशन में हम हॉरर पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो हाँ, इसी सब के बीच करुणाकर गुरुजी की रेपुटेशन खराब हो रही थी क्योंकि सब मानने लगे थे कि उनसे भूत नहीं भाग रहा। हम ये भी जान पाते हैं कि गुरुजी का जो टीवी शो था वो भी अब उनसे छीना जा चुका है। ऐसे में गुरुजी एक छड़ी से अशोका को पीटने लगते हैं ताकि उसके अंदर का भूत निकल सके, लेकिन अशोका छड़ी छीन के गुरुजी को ही पीट देता है। तंगा के गुरुजी कहते हैं कि भानु को फिर से बुलाया जाए क्योंकि वही अपनी माँ से बात करके कुछ हल निकाल सकती है। बस फिर क्या था, बाबा को कांटेक्ट किया जाता है जो कि भानु को ऑटो में अशोका के घर तक लेके आते हैं। भानु के आने पे गुरुजी पर्सनली उससे कहते हैं कि प्लीज मेरी इज्जत बचा लो, किसी तरह अपनी माँ की आत्मा को अशोका के अंदर से निकालो। ऐसे में भानु अकेले में अशोका से मिलती है जहाँ अशोका उसे बता देता है कि वो पजेस्ड नहीं है, लेकिन भानु अशोका की बात नहीं मानती, सेइंग कि उसे उसकी माँ इस कमरे में महसूस हो रही है। भानु बताना शुरू करती है कि उसकी माँ की जाने के बाद चिकप्पा उनके फील्ड की कोकोनट बेच के खुद पैसे रख लेता है। देन चिकप्पा पी के अजीब हरकतें करता है। इन शॉर्ट भानु बताती है कि कैसे उसकी लाइफ बहुत खराब चल रही है। ये सब सुन के अशोका को भानु के लिए बुरा फील होता है। खैर इसके बाद भानु के वापस जाने का वक्त होता है, लेकिन तब तक बाबा पी के टुल हो चुका था। ऐसे में रवि अन्ना अपने स्कूटर पे भानु को उसके घर तक छोड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि चिकप्पा के कुछ गुंडे टाइप दोस्त भी थे फ्रॉम सोमेश्वरा जो कि हमेशा सोमेश्वरा में उत्पात मचाते थे। एनीवेज इस दिन के बाद भानु का रोज अशोका के घर आना जाना होने लगता है और रवि अन्ना ही भानु को लाते थे देन वापस ले जाते थे। तो होता यह है कि भानु और रवि अन्ना कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। अब एक रात अशोका घर में अकेला होता है जब कोई तो उसके घर के दरवाजे पे आती है। दरवाजा खोलने पे अशोका भानु को देखता है जो कि एकदम बुरे हाल में थी, एज इफ वो भाग के यहाँ आई हो। भानु बताती है कि उसका चिकप्पा पी के देर रात उसके घर आया और उसके साथ गलत करने की कोशिश किया, तो वहाँ से किसी तरह भानु भाग के यहाँ आ गई है। अशोका भानु को शांत करता है, देन रवि अन्ना के घर जाके उनकी स्कूटर पे भानु को उसके घर तक छोड़ता है। ना अगले दिन रवि अन्ना गाँव वालों को बताते हैं कि कैसे कल रात अशोका उनसे उनका स्कूटर मांगने आया था। अब रवि अन्ना को तो लगता है कि अशोका पजेस्ड है, तो ऐसे में वो डर के स्कूटर की चाबी बाहर फेंक दिए और अशोका उनकी स्कूटर लेके चला गया और तब से उनका स्कूटर गायब है। ये सुन के गांव के सभी लोग अशोका के घर पे जाते हैं और अंदर अशोका भानु की खराब हालत को लेकर चिंतित था। इसके परिणाम
नाम अनुसार अशोका साड़ी पहनता है, देन अपनी शक्ल को रंग लगाता है एज इफ उसके ऊपर सुलोचना की आत्मा आ गई हो। देन वो रवि अन्ना के स्कूटर पे सीधा भानु के घर जाता है और उसके पीछे पीछे पूरा गांव भानु के घर पहुंचता है। वहां चिकप्पा पी के सो रहा था और अशोका चिकप्पा को पीटना शुरू करता है, ये बोलते हुए कि वो सुलोचना है और अपनी बेटी को बचाने आई है। यहाँ भानु भी चिकप्पा को थप्पड़ लगाती है, लेकिन तभी चिकप्पा के गुंडे दोस्त यहाँ आते हैं और वो अशोका को पीटना शुरू करते हैं। ये लोग भानु पे भी हाथ उठाते हैं, जिसके बाद रवि अन्ना भी लड़ाई में कूदते हैं। रवि अन्ना अकेले 4-5 गुंडों को लपेट लेते हैं, लेकिन फिर कई और लोकल लोग रवि अन्ना और अशोका को पीटने लगते हैं। ये नजारा देख मलूड़ गांव के बाकी लोग रवि अन्ना को सपोर्ट करते हैं, जिससे इन दोनों गांव के बीच भयानक मारपीट होती है। अंततः लड़ाई रुकती है और अशोका भानु को सोमेश्वरा से अपने साथ मलूड़ गांव ले आता है। अब भानु सबके साथ आ तो गई, लेकिन उसकी शादी करवानी होगी। क्यों? क्योंकि गुरुजी और गांव वालों के हिसाब से यही सुलोचना की आखिरी ख्वाहिश है और इसके बाद ही सुलोचना अशोका के शरीर को छोड़ेगी। तो ऐसे में गांव के सभी लोग संजीवा नाम के एक आदमी को आगे लाते हैं, जिसकी शादी ये लोग भानु से करवाने की सोचते हैं। लेकिन तभी रवि अन्ना अनाउंस करते हैं कि वो भानु से शादी करेंगे। ये सुनते पूरा गांव झूम उठता है और यहाँ सीन कट होता है। आगे हमें कुछ दिन बाद के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ रवि अन्ना और भानु की शादी हो चुकी है एंड दे आर हैप्पी टुगेदर। वहीं गांव के सभी लोग अशोका को अब नॉर्मल मानने लगे हैं, क्योंकि सुलोचना की आखिरी इच्छा पूरी हुई, यानी भानु की शादी। लेकिन हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि अशोका कभी पजेस हुआ ही नहीं था। वैसे अशोका आज भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को डराता है, स्पेशली तब जब उसके दोस्त उससे उधार के पैसे मांगते हैं। और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सू फ्रॉम सो की कहानी और ये फिल्म एक प्रॉपर हॉरर नहीं है, रादर कॉमेडी फोकस्ड है, जहाँ पे कुछ हॉरर एलिमेंट्स भी हैं। इसलिए मैंने इंट्रो में ही बोला था कि इस फिल्म का असली मजा देखने में है रादर देन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कॉमेडी फोकस्ड फिल्म को जस्टिस नहीं दे सकती। अब फिल्म में कभी भी सुलोचना की स्पिरिट थी ही नहीं, रादर अशोका ये सब नाटक किया था ताकि किसी को पता न चले कि वही बाथरूम में झांक रहा था। अगर आप गौर करें तो फिल्म में तगड़ा सोशल मैसेज है और अशोका का कैरेक्टर एक फुल सर्कल आता है। देखो फिल्म के स्टार्ट में अशोका एक केयरलेस इंसान था, थोड़ा ठरकी टाइप लड़का था और वो चैत्रा को बाथरूम में देखने के लिए ही झांका था और उस मोमेंट को एकदम फनी या हल्का फुल्का बनाया गया है, जैसे अरे छोड़ यार मस्ती है ये सब। लेकिन बाद में भानु के जरिए हम देखते हैं कि ये हरकत कितनी ट्रॉमेटिक और डिस्टर्बिंग होती है लड़कियों के लिए। भानु के छोटे चाचा यानी उसके जो चिकप्पा थे वो भी उसके बाथरूम में झांकते थे और चिकप्पा की बीवी भानु को ही ब्लेम करती थी कि वो उनके पति को छीन रही है। मतलब गड़बड़ चिकप्पा में, लेकिन इल्जाम लड़की पे। ऊपर से चिकप्पा के जो गुंडे दोस्त थे वो भी भानु को छेड़ते रहते थे। ये सब देखकर हमें समझ आता है कि जो चीज शुरू में कॉमेडी लगती है वो असल में एक लड़की के लिए रोज का दर्द, रोज का डर होता है। और यहीं से अशोका का असली बदलाव शुरू होता है। वो कहते हैं ना कॉमेडी में ट्रेजेडी होता है। बेसिकली जब अशोका भानु का सच जाना तब उसे रियलाइज हुआ कि जो गलती उसने की थी वो कितनी बड़ी थी और उसने अपने तरीके से भानु को बचाने का जिम्मा उठाया। वो सुलोचना बनके भानु की इज्जत की रक्षा किया और चिकप्पा और उसके गुंडों को सबक सिखाया। यहाँ अशोका का फुल सर्कल कंप्लीट होता है, यानी वो बाथरूम में झांकने वाले से प्रोटेक्टर बन जाता है। वैसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भले भानु की मां सुलोचना अब इस दुनिया में नहीं थी और उनकी आत्मा कभी आई नहीं, लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली सुलोचना के कारण ही भानु बची। तो हाँ, भानु की माँ का उसके ऊपर आशीर्वाद जरूर था ना। रवि अन्ना का कैरेक्टर भी काफी पावरफुल है। उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनका दिल इतना साफ था, उनका नेचर इतना अच्छा था कि गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। उनकी पर्सनालिटी ही उनकी ताकत थी। और भानु के साथ जो उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है वो एकदम हार्ट वार्मिंग लगती है। मतलब पहले रवि अन्ना ने भानु को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि तब भानु थोड़ी हेल्दी थी और वो खुद पतले थे, लेकिन समय बदला, जिंदगी बदली और आखिर में वही रवि अन्ना भानु को अपनाते हैं। बाय द वे रवि अन्ना अब खुद भानु से बहुत ज्यादा मोटे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर ग्रोथ है जो दिखाता है कि इज्जत और प्यार सेब शाइज से नहीं बल्कि इंसानियत और इंसान की असली फितरत से होता है। फिल्म के एंड में जब रवि अन्ना भानु से शादी करते हैं तो वो ना सिर्फ भानु को एक नई जिंदगी देते हैं बल्कि उसके दर्द और अकेलापन का भी अंत करते हैं, साथ ही खुद के अकेलेपन को भी समाप्त करते हैं। और अशोका के लिए भी ये एक रिडेम्पशन होता है क्योंकि उसकी गलतियों का बोझ कम होता है क्योंकि वो भानु की रक्षा कर पाया। सो यस, कॉमेडी और हॉरर के बीच ये फिल्म एक सोशल मिरर है जो दिखाता है कि अकेली लड़कियों को कितना कुछ झेलना पड़ता है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर। झांकना, छेड़ना, ब्लेम करना सब उनकी रियलिटी का हिस्सा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये हमें ये भी सिखाती है कि समझ, हिम्मत और सही सपोर्ट के साथ एक लड़की अपनी लाइफ